अध्याय 31। ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। रुधिर चंद्रमणि। युवान शर्मा के शब्दों को सुनकर सांगवान देवी और युक्ति शर्मा दोनों चौंक गए, और जैसा कि उन्होंने रक्तलाल अर्धचंद्र के निशान को घूर कर देखा, यह उन्हें लगा कि निशान 3 दिन पहले से कुछ अलग था। वास्तव में, हालांकि युवान शर्मा का स्पष्टीकरण पूरी तरह से झूठा नहीं था, ये गलत भी नहीं था। अगर रुधिर चंद्रमणि के भीतर निहित प्राचीन अजगर वश तकनीक नहीं होती, तो वह इतनी जल्दी अपने मेरिडियन को ठीक करने और साधना फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं होता, अकेले इतने कम समय में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ने के लिए तो छोड़ ही दें। यहाँ तक कि अग्नि गुण पूर्वज शक्ति का सक्रियण भी रुधिर चंद्रमणि से बदले हुए अर्धचंद्र के आकार के निशान से कुछ संबंध रखता था। हालांकि ये मामले खुद युवान शर्मा को भी स्पष्ट नहीं थे, तो निश्चित रूप से वह उनके बारे में बात नहीं कर सकते थे। उन्होंने केवल एक अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिया, माँ दीदी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, आप दोनों बस यहीं रहें, कहीं मत जाएगा। युवान शर्मा ने इंद्रजीत के साथ की गई 3 दिन की नियुक्ति के बारे में सोचा और अपना वादा पूरा करने का फैसला किया। हालांकि वह अपनी माँ और बहन के बारे में चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका और इस तरह उन्हें ऐसे निर्देश दिए। छोटे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? युक्ति शर्मा ने तुरंत पूछा, अपनी चिंता को छिपाने में असमर्थ। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि सांगवान परिवार के लोग कितने दुष्ट हो सकते हैं और नहीं चाहती थी कि उसका छोटा भाई किसी भी नुकसान का सामना करे। हे, मैंने तुम्हारी नाग अमृत का उपयोग किया, तो क्या मुझे तुम्हें एक वापस नहीं देना चाहिए? युवान शर्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आगे किसी भी स्पष्टीकरण के बिना एक वैध कारण प्रदान किया। नाग अमृत? छोटे भाई, क्या तुम परिवार के मुखिया को खोजने जा रहे हो? युक्ति शर्मा का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मां ने पिछली बार खुद की मदद करने के लिए सांगवान जी से कितनी अपमानजनक रूप से एक नाग अमृत के लिए भीख मांगी थी, और अब उनके संबंध इतने तनावपूर्ण होने के कारण यह एक आत्मा अपमानजनक कार्य होगा। ये सिर्फ एक नश्वर श्रेणी मध्य स्तर का अमृत है। ऐसा नहीं है कि सांगवान जी केवल वही व्यक्ति हैं जिसके पास यह है। युवान शर्मा फिर से हंसे, और ऐसा कहने के बाद वह मुड़े और बिना किसी अन्य शब्द के घर छोड़ दिया। सिर्फ एक नश्वर श्रेणी मध्य स्तर का अमृत। आंगन में माँ और बेटी कुछ हद तक चकित थे। युवान शर्मा कब से सिर्फ एक शब्दों के साथ एक नश्वर श्रेणी मध्य स्तर के अमृत का वर्णन कर सकते थे? किसी को पता होना चाहिए कि नश्वर श्रेणी मध्य स्तर के अमृत केवल उसी रैंक के एक नाड़ी परिष्करण मास्टर द्वारा परिष्कृत किए जा सकते थे। भले ही यह उस रैंक के भीतर सबसे कम ग्रेड था, फिर भी यह एक वास्तविक उत्पाद था। चांदनी नगर में बहुत से नश्वर श्रेणी मध्य स्तर के नाड़ी परिष्करण मास्टर नहीं हो सकते हैं। युवान शर्मा ने इतने आत्मविश्वास के साथ क्यों बात की? हैरान, सांगवान देवी और उनकी बेटी केवल युवान शर्मा की पीछे हटती हुई आकृति को एक चकित अवस्था में देख सकती थीं। युवान शर्मा आंगन छोड़कर अपनी मां और बहन के विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह परिचित सहजता के साथ सांगवान परिवार के परिसर से बाहर निकल गया और चांदनी नगर की हलचल भरी सड़कों पर मुड़ गया। चांदनी नगर चंद्रमा साम्राज्य में एक प्रमुख शहर था, जिसमें कई सड़कें और अनगिनत शक्तिशाली परिवार विभाजन साझा करते थे। साम्राज्य द्वारा स्थापित नगर स्वामी के अलावा सांगवान परिवार जैसे कई प्रभावशाली परिवार भी थे। इन शक्तिशाली परिवारों में से प्रत्येक का अपना प्रभाव क्षेत्र था। शायद सत्ता का ये विभाजन शहर के भीतर सत्ता के संतुलन को संतुलित करने के लिए शाही परिवार द्वारा एक जानबूझकर की गई चाल थी, जिससे एक नाजुक संतुलन बनाए रखकर आसान शासन की सुविधा मिल सके। सांगवान परिवार का मुख्यालय चांदनी नगर के उत्तरी शहर में स्थित था। यह विशाल क्षेत्र सांगवान परिवार के नियंत्रण में था। हालांकि यहाँ कुछ छोटे गिरोह थे, किसी ने भी सांगवान परिवार को चांदनी नगर के उत्तरी शहर में उकसाने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल की यादों पर भरोसा करते हुए युवान शर्मा ने अपनी बाईं और दाईं ओर मुड़े, जब तक कि वह अंततः एक हलचल भरी सड़क में नहीं मुड़ गया। वहाँ एक प्रमुख केंद्रीय स्थान में एक भव्य मंडप ऊंचा और प्रभावशाली खड़ा था। युवान शर्मा आगे बढ़े, और जैसे ही वह भव्य मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वह रुके, ऊपर देखा और तुरंत मंडप के दरवाजे पर 3 काले अक्षरों को देखा, वाणिज्य औषधि मंडप। नाम के पहले चरित्र से ये स्पष्ट था कि यह मंडप सांगवान परिवार का था। हालांकि दूसरा चरित्र इस राजसी मंडप का विवरण बताता है, ये औषधीय सामग्रियों से निपटने में विशेष था। वास्तव में सांगवान परिवार से संबंधित वाणिज्य औषधि मंडप केवल औषधीय सामग्रियों के व्यापार में शामिल नहीं था। चांदनी नगर में एक शक्तिशाली परिवार के रूप में सांगवान परिवार अपने स्वयं के नाड़ी परिष्करण मास्टर्स को नियुक्त करके अन्य परिवारों से बेहतर था, और यह मंडप इन विशेषज्ञों के लिए सभा स्थल के रूप में कार्य करता था। बेशक सभा द्वारा वाणिज्य औषधि मंडप में सबसे कुशल नाड़ी परिष्करण मास्टर वास्तव में सिर्फ एक नश्वर श्रेणी मध्य स्तर का नाड़ी परिष्करण मास्टर था। अन्यथा सांगवान जी को चैतन्य के लिए हजारों मील दूर से लोकसिंह शहर के नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। युवान शर्मा को स्वाभाविक रूप से सांगवान परिवार की संपत्ति के लिए कोई स्नेह नहीं था।
ये देखने के बाद वह धीरे से हंसे और मंडप में कदम रखा। मिश्रित औषधीय सुगंधों की एक लहर तुरंत उनकी नाक से टकराई, जिससे पुरानी यादों की भावना पैदा हुई। अपने पिछले जीवन में पार्थिव युद्ध देव के रूप में वह न केवल नारी शक्ति साधना में उत्कृष्ट थे बल्कि नारी परिष्करण की कला में भी अद्वितीय थे। अब हालांकि इस शरीर में कम ताकत के साथ पुनर्जन्म हुआ, उनकी अंतर्दृष्टि और निर्णय असाधारण रहे। फिर भी जैसा कि उन्होंने उन निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्रियों की गंध को सूंघा, युवान शर्मा ने मदद नहीं की लेकिन थोड़ा भौहें चढ़ा लीं, जैसे कि ये चीजें पिछले पार्थिव युद्ध देव के ध्यान के योग्य नहीं थीं। क्या ये युवा मास्टर युवान शर्मा नहीं है? जैसे ही युवान शर्मा वाणिज्य औषधि मंडप के लेआउट को चलते और देख रहे थे, कहीं से एक थोड़ी तुच्छ आवाज आई, जिससे वह तुरंत अपना सिर घुमाने लगे। एक करीब से देखने पर युवान शर्मा ने फिर से अपनी भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति मोटे कपड़े पहने हुए था, जो केवल वाणिज्य औषधि मंडप में एक मामूली नौकर लग रहा था। ऐसे एक तुच्छ नौकर ने युवान शर्मा से इस तरह के लहजे में बात करने की हिम्मत की। ये दर्शाता है कि सांगवान परिवार से संबंधित पूरे क्षेत्र के भीतर युवान शर्मा की पहचान अब स्पष्ट रूप से कोई रहस्य नहीं थी। वह एक ऐसा बच्चा था जिसे उसके अपने पिता ने भी नहीं पहचाना। सांगवान परिवार के बाहरी इलाके में साधकों की नज़र में भी युवान शर्मा की स्थिति शायद आकाश जैसे अनुयायी से भी कम हो सकती थी, जो चैतन्य के चारों ओर घूमता था। ये वाणिज्य औषधि मंडप में नौकरों के शब्दों से अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ का प्रभारी कौन है? उसे मुझसे मिलने के लिए बाहर आने दो। युवान शर्मा की स्थिति के साथ वह स्पष्ट रूप से एक तुच्छ नौकर के स्तर तक नहीं झुकेंगे, और अपने सिर को घुमाकर उन्होंने ठंडेपन से यह वाक्य कहा। हालांकि वह इस शब्द को सुनकर नौकर के चेहरे पर अजीबोगरीब रूप को नोटिस करने में विफल रहा। ये जानने के लिए कि अतीत में युवान शर्मा ने कभी भी वाणिज्य औषधि मंडप में कदम भी नहीं रखा होगा। यहाँ तक कि अगर वह प्रवेश करता है तो यह संभावना है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति की शक्ति थी। लेकिन अब इस नौकर ने सुना कि युवान शर्मा ने ऐसे हक के साथ कैसे आज्ञा दी और इसे बेहद मनोरंजक पाया। अगले ही पल उसने तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया और कहा, युवान शर्मा, युवा मास्टर, ये जगह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। कृपया वापस मुड़ें और चले जाएं। मैं एक बार और पूछूंगा, इस जगह का प्रबंधन कौन कर रहा है? उसे मुझसे मिलने के लिए बाहर बुलाओ। युवान शर्मा की आवाज़ ठंडी हो गई और इस दूसरे आह्वान के साथ नौकर ने अब चेहरे को बचाने की परवाह नहीं की। उसका मजाक उड़ाने वाला लहजा और भी मोटा हो गया। ऐसा लग रहा था कि युवान शर्मा की पिछली प्रतिष्ठा का कोई वजन नहीं था। युवान शर्मा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? तुमने यहाँ किसी को मारने की हिम्मत की? एक नौकर का इतनी बहादुरी से बोलना वास्तव में अजीब था। फिर भी ये शब्द उससे इतने धाराप्रवाह और स्वाभाविक रूप से आए, ये सुझाव देते हुए कि यह पहली बार नहीं था कि वह ऐसी बातें कह रहा था। थप्पड़। किसने अनुमान लगाया होगा कि नौकर के शब्द गिरने के तुरंत बाद एक थप्पड़ की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। नौकर ने तब अपने चेहरे के एक तरफ असहनीय रूप से सूझते हुए महसूस किया। ये स्पष्ट था कि उसे युवान शर्मा ने थप्पड़ मारा था। तुम स्पष्ट रूप से नौकर को उम्मीद नहीं थी कि आज का युवान शर्मा पहले से इतना अलग होगा। दृढ़ संकल्प, रणनीति सांगवान परिवार के सबसे बड़े बेटे चैतन्य की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली लग रही थी। एक पल के लिए वह शब्दों के लिए खो गया था। एक अभिमानी कुत्ता जो लोगों को उनकी स्थिति से आंकता है। मैं चैतन्य की कलाई भी तोड़ सकता हूँ, तुम क्या गिनते हो? युवान शर्मा की ठंडी आवाज वाणिज्य औषधि मंडप के पूरे हॉल में गूंज गई, जिससे अन्य नौकर और प्रबंधक जो पहले उत्साह देख रहे थे, वे अपनी इंद्रियों को पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ थे। क्या ये वही युवान शर्मा था जिसे वे जानते थे? युवान शर्मा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? तुमने यहाँ किसी को मारने की हिम्मत की? जैसे ही युवान शर्मा ने बोलना समाप्त किया, एक गहरी आवाज सभी के कानों तक पहुंच गई। जब युवान शर्मा ने देखने के लिए मुड़ा तो उन्होंने एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को शानदार पोशाक पहने हुए देखा। प्रबंधक सूर्य, तुम्हारा समय बिल्कुल सही है। बस कुछ शब्द बदले गए और उसने मुझे मारा। तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखकर नौकर ने ऐसा काम किया जैसे कि उसे अपनी रीढ़ की हड्डी मिल गई हो और अपनी दुर्दशा का विलाप करना शुरू कर दिया। बेकार का चरा। नौकर की शिकायतों को सुनकर प्रबंधक सूर्य ने अपनी सांस के तहत बड़बड़ाया। फिर नौकर को नजरअंदाज करते हुए उनकी ठंडी निगाह युवान शर्मा की ओर चली गई। प्रबंधक सूर्य, क्या आप वाणिज्य औषधि मंडप के प्रभारी व्यक्ति हैं? युवान शर्मा इस मोटी आकृति से भयभीत नहीं थे और मंद रूप से बोले, पिछली घटनाओं से कोई परेशानी के संकेत नहीं दिखाते हुए, जिससे प्रबंधक सूर्य का चेहरा और भी उदास हो गया। प्रबंधक सूर्य ने युवान शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय कहा, युवान शर्मा, ये बच्चा अज्ञानी है और उसने अपने शब्दों से आपको अपमानित किया होगा, लेकिन एक बात है जिसमें वह गलत नहीं था, ये वाणिज्य औषधि मंडप आपके लिए एक जगह नहीं है। प्रबंधक सूर्य की पहचान पिछले आदमी से पूरी तरह से अलग थी और उनकी नाड़ी शक्ति साधना भी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण तक पहुंच गई थी।
युवान शर्मा के डरपोक अतीत की स्मृति के साथ उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता था कि युवान शर्मा ने अभी अभी क्या दावा किया था। जहां तक न्याय सभा में हुई बदनामी की बात है, सांगवान जी और चैतन्य के पास अभी तक इसे कवर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। अकेले इन बाहरी लोगों को इसके बारे में बताने के लिए तो छोड़ ही दें। ओह, क्या होगा अगर मैं जाने से इनकार कर दूं? युवान शर्मा ने कुछ मनोरंजन के साथ प्रबंधक सूर्य को देखा, ये सोचते हुए कि इस शरीर का मूल मालिक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हर कोई धमका सकता था। चूंकि ऐसा था तो चलो वह खुद खोई हुई गरिमा को पुनर्प्राप्त करे। युवान शर्मा के बोलने के बाद प्रबंधक सूर्य की हथेलियां दोनों नाड़ी शक्ति की एक पतली परत में लिपटी हुई थीं और उन्होंने एक ठंडी आवाज में बात की। चूंकि युवा मास्टर युवान शर्मा अपनी परिस्थितियों की इतनी सराहना नहीं करते हैं, तो सूर्य को आपको अपमानित करना होगा। जैसे ही प्रबंधक सूर्य की आवाज गिरी, वाणिज्य औषधि मंडप का हॉल अचानक एक बड़े क्षेत्र को खाली कर दिया, जिसमें कई ग्राहक दवा खरीदने के लिए दर्शकों की मुद्रा को मानते थे। और वाणिज्य औषधि मंडप से संबंधित लोग, जैसे कि नौकर जिसे अभी अभी थप्पड़ मारा गया था, और भी अधिक रोमांचित थे, गुप्त रूप से सोच रहे थे कि बदमाश युवान शर्मा जल्द ही बहुत बदकिस्मत होगा। क्या तुम अभी भी मुझे व्याख्यान देने वाले हो? तस्क तस्क, ऐसी अज्ञानता वास्तव में कोई डर नहीं जानती। वाणिज्य औषधि मंडप के प्रबंधक सूर्य के नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण के आभा को महसूस करते हुए युवान शर्मा ने अपना सिर हिलाने में मदद नहीं की, ये सोचते हुए कि 3 दिन पहले सांगवान परिवार की न्याय सभा में हुई घटना नहीं फैली होगी, अन्यथा भले ही प्रबंधक सूर्य को साहस की एक अतिरिक्त खुराक दी गई हो, वह इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या मजाक है, यहाँ तक कि सांगवान परिवार के युवा मास्टर की कलाई भी टूट गई थी और मुख्य सांगवान परिवार के शक्तिशाली प्रमुख सांगवान जी को बुरी तरह से अपमानित किया गया था। प्रबंधक सूर्य सांगवान परिवार द्वारा रखा गया एक कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं है। अपने मास्टर्स को दबाने के साथ वह अभी भी बाहर कूदने की हिम्मत करता है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम एक चाल चलाना चाहते हो? युवान शर्मा सीधे खड़े रहे, नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक साधक का सामना बिना किसी दबाव के, क्योंकि वह खुद भी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण तक पहुंच गया था। युवान शर्मा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। जब तक तुम मुझसे माफी मांगते हो और वाणिज्य औषधि मंडप से बाहर निकलते हो, शायद मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही प्रबंधक सूर्य ने इन शब्दों का उच्चारण किया, देख रहे व्यापारियों ने मदद नहीं की लेकिन हौंफने लगे। हालांकि इन लोगों को युवान शर्मा की पहचान नहीं पता थी, लेकिन उसे वाणिज्य औषधि मंडप के एक नौकर से माफी मांगने के लिए कहना सीधे तौर पर अपमानजनक था। थोड़ी सी भी भावना वाला कोई भी व्यक्ति शायद इनकार कर देगा, है ना? हाँ, यह इतना परिचित क्यों लगता है? युवान शर्मा ने अपना सिर उठाया, ऐसा लग रहा था कि वह कहीं से उन शब्दों को याद कर रहे थे, और एक संक्षिप्त क्षण के विचार के बाद ये स्पष्ट हो गया। क्या ये वही नहीं था कि सांगवान जी ने उसे उस दिन धमकी दी थी जब उसने सांगवान परिवार की न्याय सभा में चैतन्य की कलाई तोड़ दी थी? ये देखकर कि युवान शर्मा का समझौता करने का कोई इरादा नहीं था, प्रबंधक सूर्य का धैर्य का आखिरी हिस्सा दूर हो गया, क्योंकि उसने ठंडेपन से चिल्लाया, चूंकि ऐसा मामला है, मैं तुम्हारे अज्ञात पिता की ओर से तुम्हें स्थिति को पढ़ना सिखाऊंगा। जैसे ही प्रबंधक सूर्य ने बोलना समाप्त किया, उनकी गोलमटोल आकृति आगे बढ़ी, उनके हाथ एक समृद्ध नाड़ी शक्ति से भरे हुए थे, जिसने कुछ दर्शकों को चौंका दिया, ये सोचकर कि गरीब कपड़े पहने हुए युवा शायद बदकिस्मत था। जो भीड़ ने नहीं देखा वह था जब प्रबंधक सूर्य ने उस अज्ञात पिता का उल्लेख किया तो युवान शर्मा की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। हालांकि युवान शर्मा ने खुद अपने लापता पिता के प्रति नाराजगी रखी, ऐसे विचार उनका अपना व्यवसाय थे और वह दूसरों को उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं देंगे। प्रबंधक सूर्य ने वास्तव में उनकी निचली रेखा को छुआ था। जैसे ही प्रबंधक सूर्य ने आक्रामक रूप से अपनी चाल चली, नौकर जिसे कुछ क्षण पहले थप्पड़ मारा गया था, उसने अपने साथी से गर्व से कहा, प्रबंधक सूर्य के साथ एक चाल चलने के साथ वह बच्चा युवान शर्मा या तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या मर जाएगा। धमाका। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए नौकर के बोलने के समाप्त होने के तुरंत बाद एक आकृति एक गेंद की तरह गोल पीछे की ओर उड़ गई। ऐसी एक बड़ी आकृति पतली और तार वाली युवान शर्मा नहीं हो सकती थी, सबसे संभावित व्यक्ति था। जब वाणिज्य औषधि मंडप के विभिन्न नौकर और प्रबंधक ने उस संभावना के बारे में सोचा तो भारी आकृति पहले ही कुछ दर्जन फीट पीछे कैबिनेट की दीवार में टकरा गई थी, जिससे एक जोर की आवाज पैदा हुई। पफ्ट। जो उड़ गया वह प्रबंधक सूर्य निकला, जिसने अभी अभी कठोर रूप से बात की थी। किसी कारण से सिर्फ एक चाल के बाद उसे पीछे की ओर भेजा गया था और उतरने पर वह अपने मुंह से खून निकलने को रोक नहीं सका, जाहिर तौर पर गंभीर आंतरिक चोटों से पीड़ित था। इस बिंदु पर भीड़ अंततः वास्तविकता में वापस आ गई। जब उन्होंने गुप्त रूप से युवान शर्मा के पीछे हटते हुए दाहिने पैर पर नजर डाली तो वे ठंडी हवा की एक हौंफने में मदद नहीं कर सके। क्या ये साधारण मोटे कपड़े पहने हुए युवक वास्तव में इतना निर्दयी था? केवल इस एक लात ने शायद प्रबंधक सूर्य को कम से कम एक पखवाड़े के लिए बिछा दिया था।
नौकर जो अभी अभी युवान शर्मा के दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर रहा था, अब उसके पैरों के तलवों पर यौनक्वान बिंदु से उसके सिर के ताज पर बह हुई बिंदु तक एक ठंडी कंपकंपी महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे पहले मिला थप्पड़ इतना असहनीय नहीं था। क्या मजाक है, यहाँ तक कि प्रबंधक सूर्य नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में युवान शर्मा द्वारा भारी चोट और खून थूकने के बिंदु तक लात मारी गई थी। अगर वह शक्ति उस पर इस्तेमाल की गई थी तो वह शायद मौके पर ही मर जाएगा, है ना? क्या यह अभी भी पहले का वही युवान शर्मा है? मोटे कपड़ों में भावहीन युवक को देखते हुए, चाहे वे बाहरी व्यापारी थे या वाणिज्य औषधि मंडप के नौकर और प्रबंधक, किसी ने भी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। प्रबंधक सूर्य वाणिज्य औषधि मंडप में सबसे मजबूत साधकों में से एक था। अगर वे होते तो उनका भाग्य प्रबंधक सूर्य की तुलना में और भी दुखद होगा। प्रबंधक सूर्य, अब क्या तुम अभी भी मेरे अज्ञात पिता की ओर से मुझे सिखाना चाहते हो? युवान शर्मा अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, जो बिल्कुल मुस्कान नहीं थी, धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचे और प्रबंधक सूर्य को नीचे देखा। उनकी आवाज में व्यंग्य का एक संकेत था। नहीं, खांसी, मैं हिम्मत नहीं करता। युवा मास्टर युवान शर्मा, आपके क्या आदेश हैं? ये कहा जाना चाहिए कि प्रबंधक सूर्य वास्तव में झुक सकता था और साथ ही सीधा खड़ा हो सकता था। शायद यह वर्षों से व्यापारियों के साथ व्यवहार करने के कारण था, उसकी त्वचा काफी मोटी हो गई थी। ऐसे क्षण में वह अचानक उस समय जागरूक व्यक्ति में वापस बदल गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मणिकुंभ संप्रदाय से इंद्रजीत आ गया है? प्रबंधक सूर्य को गंभीर रूप से घायल करने के बाद युवान शर्मा ने एक सांस छोड़ी। अपने खुद के कार्य से विशेष रूप से परेशान नहीं थे और लापरवाही से पूछा, मणिकुंभ संप्रदाय? अचानक इस विशाल संप्रदाय का नाम सुनकर प्रबंधक सूर्य के माध्यम से एक झटका लगा और उसने किसी तरह सीधे खड़े होने के लिए ताकत पाई। हालांकि वह नहीं जानता था कि ताकत कहाँ से आए, लेकिन अगले ही पल में प्रबंधक सूर्य ने पहले ही अपना सिर हिला दिया, ये कहते हुए, युवा मास्टर युवान शर्मा, आज वाणिज्य औषधि मंडप में मणिकुंभ संप्रदाय से कोई सम्मानित मेहमान नहीं आया है। ओह, ये सुनकर युवान शर्मा थोड़ा निराश महसूस किया, लेकिन उन्होंने जल्दी से खुद को इकट्ठा किया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं बस उसका इंतजार करूंगा। मेरे लिए एक कीमिया कक्ष तैयार करो। कीमिया कक्ष? इस बार प्रबंधक सूर्य फिर से हैरान हो गया। अपनी गंभीर चोटों को नजरअंदाज करते हुए उसकी आंखें युवान शर्मा को स्कैन करती रहीं, फिर भी उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। क्या इस विशाल वाणिज्य औषधि मंडप में एक भी कीमिया कक्ष नहीं है? युवान शर्मा की निगाह कठोर हो गई। जो शब्द उसने पूछे वे स्वाभाविक रूप से उनका असली इरादा नहीं थे। उन्होंने सोचा कि प्रबंधक सूर्य अधिक चालें खेलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हमारे पास हैं। युवान शर्मा की चमक से भयभीत प्रबंधक सूर्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चोटें उस नज़र के तहत खराब हो गईं, और बिना किसी और देरी के उसने बार बार स्वीकार किया, मुझे वहां ले चलो। और भी जैसा कि युवान शर्मा ने बात की, उन्होंने अपनी छाती से सफ़ेद कागज़ का एक चौकोर टुकड़ा निकाला जिस पर कुछ बारीक प्रिंट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। इस कागज़ पर सूचीबद्ध दवा सामग्री के 2 सेट तैयार करो और उन्हें जल्द से जल्द कीमिया कक्ष में पहुंचाओ। युवान शर्मा ने कागज़ का टुकड़ा प्रबंधक सूर्य के हाथ में सौंप दिया, बिना ये पूछे कि क्या वाणिज्य औषधि मंडप में ये आइटम थे, और तुरंत चले गए। ये नाग अमृत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री लगता है। प्रबंधक सूर्य, जिसने वाणिज्य औषधि मंडप में वर्षों बिताए थे और कई नाड़ी परिष्करण मास्टर्स के साथ व्यवहार किया था, उसने केवल एक नज़र डाली और एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कुछ अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा युवान शर्मा भी एक नश्वर श्रेणी मध्यस्तर का नाड़ी परिष्करण मास्टर है? जैसे ही यह विचार प्रबंधक सूर्य के दिमाग में कौंधा, उसे तुरंत उसके द्वारा बुझा दिया गया। भले ही उसे मौत के लिए पीटा गया था, वह विश्वास नहीं करेगा कि युवान शर्मा एक नश्वर श्रेणी मध्यस्तर का नाड़ी परिष्करण मास्टर था। कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। तुम क्या टालमटोल कर रहे हो? जैसे ही प्रबंधक सूर्य एक चकित अनन्य की स्थिति में था, युवान शर्मा, जो कुछ कदम आगे चला था, उसने देखा कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा था और अधीरता से एक गहरी आवाज में बोला। प्रबंधक सूर्य अब और देर करने की हिम्मत नहीं करता, जल्दी से कागज का टुकड़ा अपने बगल में वाणिज्य औषधि मंडप के एक प्रबंधक को सौंपा, उसे निर्देश दिया और जल्दी से पकड़ लिया। युवान शर्मा को कीमिया कक्ष की ओर ले गया। ये कहा जाना चाहिए कि सांगवान परिवार वास्तव में धनी और साहसी था। वाणिज्य औषधि मंडप की बाहरी उपस्थिति पहले से ही काफी राजसी लग रही थी, और किसने सोचा होगा कि अंदर पूरी तरह से एक और दुनिया थी, जिसमें कई मुहरबंद कमरे एक पंक्ति में खड़े थे, संभवतः वे तथाकथित कीमिया कक्ष। कीमिया का अभ्यास गड़बड़ी के प्रति सबसे अधिक विरोधी है, और अगर अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान बाधित होता है तो न केवल सामग्री बर्बाद हो जाएगी, बल्कि नाड़ी परिष्करण मास्टर की साधना और आत्मा की शक्ति भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। यही कारण है कि हर नाड़ी परिष्करण मास्टर अमृत को परिष्कृत करते समय दूसरों द्वारा परेशान नहीं की गई एक जगह का चयन करेगा,
जैसे कि वाणिज्य औषधि मंडप में ये कीमिया कक्ष, जिसमें एक दरवाजे के अलावा एक भी खिड़की नहीं थी और दरवाजे के बाहर इसे मोटी मखमली पर्दे से भी अलग किया गया था, शायद यहाँ तक कि आवाज़ भी प्रवेश नहीं कर सकती थी, है ना? अच्छा, ये वाला करेगा। एक कीमिया कक्ष के सामने आकर युवान शर्मा ने अपनी पसंद पर फैसला किया, सिर हिलाया और कहा, याद रखना, मेरे बाहर आने से पहले कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। युवान शर्मा के विचार में उनकी जबरदस्ती कार्रवाई के बाद ये प्रबंधक सूर्य शायद किसी भी और चाल खेलने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा दो नाग अमृत को परिष्कृत करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए वह बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि जब युवान शर्मा ने दरवाजा धकेला और प्रवेश किया तो वह प्रबंधक सूर्य की आंखों में नाराजगी देखने में विफल रहे। कोई कल्पना कर सकता है कि सांगवान परिवार से एक कचरे द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के कारण जिसे उसने हमेशा नीचे देखा था, वह अपने दिल में सुलह से बहुत दूर था। चिर्र, जैसे ही युवान शर्मा ने कीमिया कक्ष में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया, सबसे पहली चीज जो उसने मुड़ने पर देखी वह एक पिच काली बड़ी तिपाई थी, जो उसके लिए अपरिचित नहीं थी। ये कीमिया के लिए आवश्यक औषधि तिपाई थी, लेकिन छुपा हुआ सर्पद्वीप की ऐसी एक निम्न श्रेणी की औषधि तिपाई युवान शर्मा ने पूरी तरह से तिरस्कार किया। ऐसी तिपाई का उपयोग केवल नश्वर श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। अगर इसे आध्यात्मिक श्रेणी या यहाँ तक कि पृथ्वी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करना था, तो यह संभावना है कि अमृत को परिष्कृत होने से पहले तिपाई फट जाएगी। एक बार पार्थिव युद्ध देव के रूप में उसकी अपनी समर्पित औषधि तिपाई थी, जो पूरे नवखंडी आकाश के माध्यम से प्रसिद्ध थी और अनगिनत नाड़ी परिष्करण मास्टर्स का सपना था। ये सिर्फ एक दया थी कि उसके शारीरिक निधन के साथ और यह जगह छुपा हुआ सर्पद्वीप के नवखंडी आकाश से सैकड़ों लाखों ली दूर होने के कारण युवान शर्मा ने अपने दिल में आह भरी, शायद दुनिया की वह बेजोड़ औषधि तिपाई पहले ही नवखंडी आकाश के भगवान द्वारा दावा की गई थी। धम्म धम्म, जैसे ही युवान शर्मा अपने विचारों में खो गए थे, किसी ने अचानक कीमिया कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे वह अपनी इंद्रियों में वापस आ गया। दरवाजा खोलने पर उन्होंने एक अपरिचित लड़के को देखा, जो अपने हाथों में एक बड़ी लकड़ी की ट्रे पकड़े हुए था और ट्रे के शीर्ष पर दर्जनों औषधीय सामग्री पड़ी थी जो एक विशेष आभा उत्सर्जित कर रही थी। युवान शर्मा ने ट्रे को संभाला, लड़के की कुछ हद तक विस्मय से भरी हुई निगाह को नजरअंदाज करते हुए कीमिया कक्ष का दरवाजा फिर से बंद कर दिया और फिर उस काले तिपाई के सामने चले गए, बड़बड़ाते हुए, चलो शुरू करते हैं। वह कीमिया कक्ष में है। वाणिज्य औषधि मंडप के कीमिया कक्ष में कड़ाही के बगल में औषधीय जड़ी बूटियों को रखने के लिए विशेष रूप से एक पत्थर का मंच खड़ा था। युवान शर्मा ने अपने हाथ में लकड़ी की ट्रे उस पर रखी, फिर सीधे अपना हाथ बढ़ाया, उसे पिच काले औषधि तिपाई के गोलाकार छेदों में से एक पर टिकाया। ये पिच काला कड़ाहा अपने 3 पैरों और 2 कानों के साथ हर तरफ एक वयस्क की हथेली के आकार के छेद थे। युवान शर्मा जानता था कि जिस गोलाकार छेद को उसने छुआ था वह टीका का प्रवेश द्वार था। नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने की बात करते हुए एक अग्निगुण पूर्वज शक्ति और दुर्जय आत्मा की शक्ति की आवश्यकता के अलावा एक को आमतौर पर एक शिक्षक की भी आवश्यकता होती थी, जो इसी तरह एक नाड़ी परिष्करण मास्टर था। नाड़ी परिष्करण का मार्ग शायद नाड़ी शक्ति की साधना से भी अधिक जटिल, औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों को नियंत्रित करने और औषधि अग्नि में महारत हासिल करने के लिए एक शिक्षक से हाथ मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि जिस क्षण एक अपनी अग्नि गुण पूर्वज शक्ति को सक्रिय करके एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बन जाता है, एक नश्वर श्रेणी निम्न स्तर के अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए अक्सर इसमें 1 साल या यहाँ तक कि कई साल लग सकते थे। फिर भी इस क्षण में युवान शर्मा, जो अभी अभी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में टूट गया था और अभी अभी अपनी पहली पूर्वज शक्ति को सक्रिय की थी, उसकी शक्तिशाली आत्मा के कारण नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने की योग्यता थी। लेकिन तुरंत अमृत को परिष्कृत करना शुरू करना वह बस एक अविश्वसनीय रूप से साहसी कार्य था। इसके अलावा युवान शर्मा ने जिस अमृत को परिष्कृत करने का इरादा किया था वह सिर्फ कोई साधारण नश्वर श्रेणी निम्न स्तर का अमृत नहीं था, बल्कि नश्वर श्रेणी मध्य स्तर का एक नाग अमृत था। अगर ऐसे मामले को उन बुजुर्ग नाड़ी परिष्करण मास्टर्स को पता चला तो वे शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन युवान शर्मा ने ऐसा किया और उसमें जबरदस्त आत्मविश्वास भी था। ये सब उनके पिछले जीवन के कारण था, जहां वह एक वास्तविक उच्च स्तरीय संत श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर थे। केवल कीमिया में अनुभव से आंकते हुए शायद छुपा हुआ सर्पद्वीप पर सभी नाड़ी परिष्करण मास्टर्स संयुक्त रूप से भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार युवान शर्मा को किसी भी प्रकार के नाड़ी परिष्करण शिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। उनके पिछले जीवन से आत्मा सबसे अच्छी शिक्षक थी और इसके अलावा उनके पास जो अनुभव और तकनीकें थीं वे कुछ ऐसी नहीं थी जो छुपा हुआ सर्पद्वीप में देखी जा सकती थीं। नाड़ी अग्नि प्रकट हो। युवान शर्मा के मुंह से एक हल्की चिल्लाहट निकली और अगर कोई उसकी दाहिनी बांह की आस्तीन के माध्यम से देख सकता था तो वे उसके दाहिने कंधे से एक रक्त लाल धागे को उभरते हुए पाएंगे, जो उसकी दाहिनी हथेली के केंद्र में रुधिर चंद्रमणि चिन्ह तक बह रहा था। धमाका।
जैसे ही युवान शर्मा के विचार चले, रक्त लाल लपटों का एक धब्बा अचानक उसकी दाहिनी हथेली के केंद्र से बाहर निकला। फिर जरा भी हिचकिचाहट के बिना उसने इसे कड़ाही के छेद में डाला। किसी अज्ञात कारण से जैसे ही छोटी रक्त लाल लौ कड़ाही में प्रवेश कर गई, यह अचानक बिना किसी हवा के फूल गई, पूरे कड़ाही को भर दिया, जो बेहद रहस्यमय लग रहा था। हालांकि इस तरह की घटना कुछ ऐसी थी जिससे युवान शर्मा पहले ही आदी हो गए थे। ये कीमिया में पहला कदम था, नाड़ी शक्ति का लपटों में बदलना। फिर भी केवल वे साधक जिन्होंने एक अग्निगुण पूर्वज शक्ति को सक्रिय किया था, वे इसे पूरा कर सकते थे। अन्य साधक, भले ही वे पवित्र श्रेणी तीसरे क्षेत्र तक साधना करते हों, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। ये रक्त लाल लौ कुछ अलग लगती है। खुद से बड़बड़ाते हुए युवान शर्मा ने जल्दी से फिर से ध्यान केंद्रित किया और देखा कि उसने अपने बगल में पत्थर के मंच से एक तेज औषधीय जड़ी बूटी को सीधे औषधि तिपाई में फेंक दिया था। गैंडे की सींग वाली जिनसिंग। अपने व्यापक ज्ञान के साथ युवान शर्मा स्वाभाविक रूप से इस जड़ी बूटी से अपरिचित नहीं थे। नवखंडी आकाश से एक शीर्ष पायदान उच्च स्तरीय संत श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर के रूप में औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना सिर्फ एक बुनियादी कौशल था। यहाँ तक कि सबसे कम रैंक वाली जड़ी बूटियां भी उसके दिमाग में गहराई से अंकित थीं। गैंडे की सींग वाली जिनसिंग को कड़ाही में फेंकने के बाद युवान शर्मा ने अपनी भौहों पर एक उंगली इशारा किया और जल्द ही वहां से एक अदृश्य बल बाहर निकल गया। दुर्जय आत्मा की शक्ति। यह आत्मा की शक्ति उसके पिछले जीवन से पार्थिव युद्ध देव से संबंधित थी, हालांकि अपनी चरम सीमा से बहुत कम, फिर भी नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में साधारण साधकों के लिए तुलना से परे थी और युवान शर्मा की मूल आत्मा की शक्ति से बहुत मजबूत थी। युवान शर्मा ने कड़ाही के भीतर गैंडे की सींग वाली जिनसिंग की स्थिति को महसूस करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। केवल भारी आत्मा की शक्ति के साथ ही कोई कड़ाही के अंदर नाड़ी अग्नि द्वारा गैंडे की सींग वाली जिनसिंग को कुछ भी नहीं जलने से रोक सकता था। लेकिन अगर आग बहुत कमजोर थी तो गैंडे की सींग वाली जिनसिंग को परिष्कृत करना असंभव होगा। इसलिए आग की सही डिग्री ढूंढना, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम, सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। सौभाग्य से, हालांकि युवान शर्मा अभी अभी एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बन गए थे, उनके पिछले जीवन के अनुभव का मतलब था कि उन्होंने गर्मी नियंत्रण को पूर्णता के लिए महारत हासिल कर ली थी। एक नाग अमृत को परिष्कृत करने का मात्र कार्य, जो नश्वर श्रेणी मध्य स्तर के अमृत के तल पर था, उनके विचार में विफलता की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन हर चीज के हमेशा अपवाद होते हैं। युवान शर्मा का अनुभव और तकनीकें अचूक थीं, लेकिन यह मत भूलना, ये वाणिज्य औषधि मंडप है। शायद किसी क्षण कुछ बाहरी बल उसकी कीमिया के प्रयास को व्यर्थ में समाप्त कर सकता है। वाणिज्य औषधि मंडप। युवान शर्मा के कीमिया कक्ष में प्रवेश करने के बाद से एक समय बीत गया था, और जबकि वाणिज्य औषधि मंडप का महान हॉल पिछली हलचल से अपनी पिछली शांति में लौट आया था, एक कुछ हद तक भारी, अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए आकृति तब मंडप के दरवाजों के माध्यम से प्रवेश कर गई। सभ्य दिखने वाला व्यक्ति लगभग 50 या 60 साल की उम्र का लग रहा था, और जब उसकी आकृति दरवाजे पर दिखाई दी तो न केवल वाणिज्य औषधि मंडप में विभिन्न प्रबंधकों ने एक साथ अपना सिर घुमाया, बल्कि काउंटर पर सूर्य, जो अपनी नाड़ी शक्ति को पुनर्प्राप्त कर रहा था, वह भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन करने के लिए कूद गया। यो, दूसरे मालिक, तुम्हें यहाँ क्या लाता है? इस क्षण में सूर्य का चेहरा अभी भी कुछ हद तक पीला था, लेकिन अतिरंजित मुस्कान ने उसके चापलूसी के इरादों को धोखा दिया। उसके संबोधन को सुनकर हॉल में ग्राहकों को भी पता था कि यह व्यक्ति कौन था। ये पता चला कि यह व्यक्ति सांगवान परिवार की दूसरी पीढ़ी के दूसरे इन कमांड के अलावा और कोई नहीं था, सांगवान जी का जैविक भाई सांगवान ली नाम का। जबकि सूर्य आधिकारिक तौर पर वाणिज्य औषधि मंडप का प्रभारी था, सच्चा नियंत्रण सांगवान ली के हाथों में था। हाँ सूर्य, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सांस इतनी अस्थिर क्यों है? सांगवान ली, नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के देर के चरण में एक मजबूत साधक, ने केवल एक नज़र से सूर्य के अव्यवस्थित प्राण को देखा। उसने बस पूछा और अपना हाथ हिलाया, जोड़ा, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या उस सम्मानित अतिथि को कोई शिकायत थी? जब सांगवान ली ने सम्मानित अतिथि का उच्चारण किया तो उसके लहजे में सावधानी का एक संकेत था, जैसे कि उल्लेखित व्यक्ति काफी महत्व का था, और यहाँ तक कि सांगवान परिवार का दूसरा मालिक होने के नाते वह अपमानित करने के लिए अनिच्छुक महसूस करता था। दूसरे मालिक को जवाब देते हुए, वह व्यक्ति इन पिछले कुछ दिनों में कीमिया कक्ष में अमृत को परिष्कृत कर रहा है, यहाँ तक कि एक बार भी बाहर नहीं निकला है। लेकिन सूर्य ने सम्मान के साथ जवाब दिया। उसका दिमाग अचानक मोटे कपड़े में एक युवक की छवि के साथ चमक गया और उसका भाषण हिचकिचाने लगा, जिससे सांगवान ली की भौहें चढ़ गईं। इसके अलावा एक निश्चित मामले के बारे में सोचते हुए सांगवान ली चिंतित हो गया। उसने सोचा कि क्या सूर्य जानबूझकर जानकारी छिपा रहा था, संभवतः अतिथि द्वारा पहले से ही हुई कुछ घटना के कारण, जो वास्तव में एक गंभीर मामला होगा। जल्दी बोलो। फिर भी सांगवान ली अपनी शांति बनाए रखने में कामयाब रहा और सख्ती से पूछा। कम से कम वर्तमान स्थिति से वाणिज्य औषधि मंडप के हॉल में कोई अराजकता नहीं लग रही थी। ये युवान शर्मा है।
युवान शर्मा आया और उसके आने पर उसने मंडप के नौकरों को घायल कर दिया और मुझे इस स्थिति में छोड़ दिया। सूर्य को बोलना मुश्किल लगा अपने शब्दों पर लड़खड़ाते हुए, लेकिन वह स्थिति को स्पष्ट करने में कामयाब रहा, जिसने सांगवान को राहत दी फिर भी एक अजीब अभिव्यक्ति को उभारा। तो ये वह लड़का है, तुम उसे क्यों उकसाओगे? वह तो यहाँ तक कि सांगवान ने खुद को मध्य वाक्य में रोक दिया, यह महसूस करते हुए कि न्याय सभा में हुई घटना नहीं फैली थी और यह गर्व करने वाली बात नहीं थी, न ही असंबंधित नौकरों के लिए जागरूक होने वाली बात थी। सांगवान के शब्दों के साथ सूर्य का चेहरा पहले से भी अधिक विचित्र हो गया। वह समझ नहीं पाया कि दूसरे मालिक ने भी युवान शर्मा के बारे में इतनी सतर्कता के साथ क्यों बात की, जैसे कि उसने उसे हल्के से अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सांगवान के लहजे से सूर्य ने हाल ही में युवान शर्मा में किसी प्रकार के बदलाव का संदेह किया, जिसके कारण ताकत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और सांगवान परिवार के लोगों को उसके चारों ओर सतर्क कर दिया। सूर्य ने जो महसूस नहीं किया वह ये था कि सांगवान को युवान शर्मा के लिए बिल्कुल कोई स्नेह नहीं था। अगर इंद्रजीत ने जाने से पहले युवान शर्मा की रक्षा करने के लिए कठोर चेतावनी नहीं छोड़ी होती, तो सांगवान परिवार पहले ही युवान शर्मा और उसके परिवार को बाहर निकाल चुका होता। जैसे ही सांगवान ने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, युवान शर्मा वाणिज्य औषधि मंडप में क्या कर रहा है? सांगवान के विचार में युवान शर्मा को पहले ही वाणिज्य औषधि मंडप छोड़ देना चाहिए था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। हालांकि पूछताछ करने पर सूर्य ने स्पष्ट रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली, जिससे सांगवान को अपने दिल में एक डूबता हुआ एहसास हुआ। शायद सांगवान की तेज नज़र को पकड़ते हुए सूर्य ने अब छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच्चाई बोली, मुझे घायल करने के बाद उसने कुछ औषधीय सामग्री मांगी और अब वह कीमिया कक्ष में है। क्या? अचानक इस खबर को सुनकर सांगवान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और सूर्य के चेहरे पर थप्पड़ मारा, चिल्लाया, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब तक वह सम्मानित अतिथि प्रस्थान नहीं करता तब तक किसी को भी कीमिया कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। क्या तुमने मेरे शब्दों को कुछ भी नहीं समझा? सूर्य आज वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। मुश्किल से 1 घंटे पहले वह युवान शर्मा द्वारा एक लात से गंभीर रूप से घायल हो गया था। केवल अपने मालिक को देखने की अपनी उत्सुकता के बावजूद फिर से थप्पड़ मारा गया था। ये शरीर और आत्मा दोनों में दर्द था। क्या सूर्य ने वास्तव में सांगवान के शब्दों को नज़रअंदाज कर दिया? निश्चित रूप से नहीं। वह जानता था कि युवान शर्मा को कीमिया कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देने से मालिक का क्रोध भड़क जाएगा, लेकिन उस क्षण में वह युवान शर्मा के आदेश को कैसे टाल सकता था? इसके अलावा सूर्य ने अपने स्वयं के डिज़ाइन रखे, यह अनुमान लगाते हुए कि एक बार जब सांगवान को कीमिया कक्ष में युवान शर्मा के प्रवेश के बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से कार्य करेगा और उस बिंदु पर युवान शर्मा को शायद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। थप्पड़ अप्रत्याशित होने के बावजूद सूर्य के पास उसकी चालाकी थी। अगले ही पल उसने सांगवान को बड़े कदमों के साथ कीमिया कक्ष की ओर जाते देखा और उसने जल्दी से उसका पीछा किया। इस समय सांगवान के पास सूर्य के विचारों पर विचार करने के लिए कोई दिमाग नहीं था। उसने केवल उम्मीद की कि युवान शर्मा सम्मानित अतिथि को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पूरा सांगवान परिवार उसके दुर्भाग्य से पीड़ित हो सकता है। जैसे ही सांगवान भीतरी हॉल में गया, उसे थोड़ा संदेह हुआ और उसने चलते हुए पूछा, तुमने अभी कहा कि युवान शर्मा ने औषधीय सामग्री का अनुरोध किया और कीमिया कक्ष में प्रवेश किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कीमिया करने का इरादा रखता है? बदले की भावना। परिवार के मुखिया सांगवान अपने सवाल को आवाज देने के बावजूद अपने दिल में निहितार्थों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि वाणिज्य औषधि मंडप के निरीक्षक के रूप में वह एक नाड़ी परिष्करण मास्टर बनने के लिए कठिन मार्ग को बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक अग्नि गुण पूर्वज शक्ति रखने की पूर्वापेक्षा पहले से ही महाद्वीप पर साधकों के विशाल बहुमत को प्रवेश से रोकती थी। पूरे सांगवान परिवार के भीतर केवल एक जिसने एक पूर्वज शक्ति को सक्रिय किया था, वह परिवार के मुखिया सांगवान जी था। फिर भी उसने जो नस को सक्रिय किया था वह अग्नि गुण की नहीं थी। 3 दिन पहले सांगवान ने युवान शर्मा को न्याय सभा में देखा था। उस समय युवान शर्मा केवल नाड़ी शक्ति के देर के चरण में था। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था कि सिर्फ 3 दिनों में युवान शर्मा ने न केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में उन्नत किया था, बल्कि एक अग्नि गुण पूर्वज शक्ति भी हासिल कर ली थी। इस प्रकार जैसा कि सांगवान ने अपना सवाल पूछा, उसने सूर्य से जवाब का इंतजार नहीं किया। वह सीधे भीतरी हॉल में चला गया। जब भी वह एक कीमिया कक्ष के दरवाजे से गुजरता था, वह हल्के से चलता था, जैसे कि वह भीतर कुछ उपस्थिति को परेशान करने से डर रहा था। सूर्य पीछे से पीछा करते हुए एक सांस भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता, ये देखकर कि सांगवान परिवार का दूसरा मालिक नाड़ी शक्ति की ताकत का एक साधक कैसे व्यवहार कर रहा था। वह अब थोड़ी भी आवाज करने का जोखिम कैसे उठा सकता था, कहीं ऐसा न हो कि वह खुद को गहरी मुसीबत में पाए। कई कीमिया कक्षों को धीरे धीरे पार करने के बाद सांगवान ने अपना सिर घुमाया और सूर्य की अभिव्यक्ति को देखा। वह तुरंत जानता था कि युवान शर्मा इस सबसे एकांत कीमिया कक्ष में था और राहत की एक सांस छोड़ी।
ऐसा लगा कि सूर्य अक्षम नहीं था। उसने युवान शर्मा को सबसे भीतरी कीमिया कक्ष में रहने की व्यवस्था की थी। सैद्धांतिक रूप से जब तक एक कड़ाही के विनाश जैसी कोई विनाशकारी घटना नहीं होती, तब तक युवान शर्मा के कार्य पूर्ववर्ती कमरे में प्रतिष्ठित मेहमानों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। फिर भी जैसे ही सांगवान ली ने बहुत दूर नहीं कीमिया कक्ष पर वापस नजर डाली, एक असामान्य धारणा मन में आ गई। न्याय सभा में युवान शर्मा ने सांगवान परिवार पर जो अपमान लाया था, उसे याद करते हुए वह धारणा और भी अधिक अप्रतिरोध्य हो गई। भले ही मणिकुंभ संप्रदाय के इंद्रजीत ने अपने प्रस्थान से पहले युवान शर्मा की रक्षा के लिए एक कठोर चेतावनी छोड़ दी थी, सांगवान ली को पता था कि वाणिज्य औषधि मंडप के भीतर कीमिया करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अपमानित करना और भी कठिन था। शायद ये युवान शर्मा को दबाने का एक अवसर था। जैसे ही विचार उसके दिमाग में आया, सांगवान ली ने कार्य करने का संकल्प लिया। उसने आगे कदम बढ़ाया, कमरे के दरवाजे के सामने पर्दा उठाया और फिर अपने दाहिने पैर को कीमिया कक्ष के दरवाजे को चौड़ा खोलने के लिए लात मारने के लिए उठाया। ... कीमिया कक्ष के अंदर यह इस शरीर का उपयोग करके एक नाग अमृत को परिष्कृत करने का युवान शर्मा का पहला प्रयास था। स्पष्ट रूप से बोलते हुए वह अभी भी प्रक्रिया के लिए कुछ हद तक आदी नहीं था। अपने पिछले जीवन से पार्थ व युद्ध देव के अनुभव और आत्मा के बावजूद कीमिया कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से सफल किया जा सकता था। इस क्षण में युवान शर्मा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, सभी परिष्कृत औषधीय सार को एक ही इकाई में मिलाना ताकि एक वास्तविक अमृत का भ्रूण बन सके। धमाका! जैसे ही युवान शर्मा तापमान को नियंत्रित करने से बहुत पसीना बहा रहा था, उसने कभी अनुमान नहीं लगाया कि कीमिया कक्ष का दरवाजा एक तेज आवाज में फट जाएगा क्योंकि एक प्रकाश की किरण चमक गई। एक कश के साथ ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में पकड़ा गया, युवान शर्मा शायद ही इस तरह के हस्तक्षेप का सामना कर सकता था। कीमिया में उसका प्रयास एक निराशाजनक अंत में आया और यहाँ तक कि औषधि तिपाई के भीतर नाड़ी अग्नि भी कुछ बार हिंसक रूप से कूद गई और गायब हो गई। औषधि तिपाई के भीतर विभिन्न औषधीय सामग्री को काले पाउडर के एक कश में फटते हुए देखकर युवान शर्मा का चेहरा तुरंत काला हो गया। वह जानता था कि इस कीमिया के प्रयास में वह विफल हो गया था, अपनी खुद की गलती के कारण नहीं, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण। छोटे जानवर, तुम्हें यहाँ प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? अब बाहर निकलो। कौन सोचता? जैसे ही युवान शर्मा बिना बोले एक उदास चेहरे के साथ अपना सिर घुमाया, एक नाराज आवाज पहले ही नेतृत्व ले चुकी थी। आवाज सुनकर वह जानता था कि यह सूर्य नहीं था, नाड़ी शक्ति की ताकत के शुरुआती चरण में, बल्कि उसका एक और पुराना परिचित, सांगवान ली। सांगवान हुइयू की पूर्वज नाड़ी। युवान शर्मा पार्थ व युद्ध देव का पुनर्जन्म था। अपने पिछले जीवन में, अपने गौरवशाली दिनों के दौरान उसने 9 स्तरित अजगर बादल की ताकत बढ़ाने के लिए अनगिनत गुप्त तकनीकों को देखा था और वह उन गुप्त तकनीकों की आभा से पहले से ही बेहद परिचित था। और युवान शर्मा इतना निश्चित था कि सांगवान हुइयू की साधना में वृद्धि एक गुप्त तकनीक के कारण नहीं थी, क्योंकि उसने सांगवान हुइयू की वर्तमान स्थिति से एक और परिचित आभा महसूस की थी। क्या ये हो सकता है? पूर्वज नाड़ी। अगले ही पल युवान शर्मा को अब कोई संदेह नहीं था। उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति ने सांगवान हुइयू के दाहिने हाथ के पीछे एक नीले नस जैसी रेखा को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो बाहर निकल रही थी। युवान शर्मा ने खुद पहले एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय किया था और अपने पिछले जीवन में उसके पास 10 पूर्वज नाड़ियों को सक्रिय करने का अनुभव था। उसे पूरा विश्वास था कि सांगवान हुइयू के दाहिने हाथ के पीछे की नीली रेखा वास्तव में एक पूर्वज नाड़ी थी। तो ये बात है। इस क्षण तक युवान शर्मा पहले ही एक एहसास पर आ गया था और उसकी नज़र उत्तरी कुर्सियों में बैठे सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ गई, यह महसूस करते हुए कि सांगवान हुइयू नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के स्तर पर भी एक पूर्वज नाड़ी को सफलतापूर्वक क्यों सक्रिय कर सकता था। जिस क्षण से वह मंच पर चढ़ा था, युवान शर्मा ने लंबे समय से महसूस किया था कि दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति एक वास्तविक नाड़ी परिष्करण मास्टर था और इसके अलावा नश्वर श्रेणी उन्नत स्तर पर एक दुर्जय था। युवान शर्मा की यादों में ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति कभी प्रकट नहीं हुआ था। ये बहुत संभावना लग रही थी कि सांगवान परिवार के मुखिया ने विशेष रूप से उसे बाहर से आमंत्रित किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांगवान हुइयू मणिकुंभ संप्रदाय के बाहरी शिष्य स्थान को सुरक्षित कर सके। अब ऐसा लग रहा था कि इस बार सांगवान जी ने जो भी कीमत चुकाई थी, वह वास्तव में इसके लायक थी। न केवल सांगवान हुइयू की नाड़ी ऊर्जा साधना को नाड़ी प्रवेश क्षेत्र देव से चरण तक जबरन बढ़ाया गया था, बल्कि उसने एक पूर्वज नाड़ी को भी सक्रिय कर दिया था जिसे वह नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में तोड़ने पर सक्रिय करने में कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि सांगवान हुइयू ने जो पूर्वज नाड़ी सक्रिय की थी, वह युवान शर्मा के पूरे दाहिने हाथ तक फैली हुई नाड़ी की तुलना में बहुत ही घटिया थी। युवान शर्मा स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सांगवान हुइयू की पूर्वज नाड़ी हाथ पर सिर्फ 3 इंच छोटी थी, और बस ऐसी एक छोटी पूर्वज नाड़ी ने वास्तव में सांगवान हुइयू की नाड़ी ऊर्जा साधना को नाड़ी प्रवेश क्षेत्र देर से चरण से सीधे नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम तक तोड़ने का कारण बना था। ऐसी पूर्वज नाड़ी की शक्ति थी, और यह भी वह भाग्य था जिसे महाद्वीप पर साधक बेसब्री से मांगते थे। दुर्भाग्य से पूर्वज नाड़ियां कड़ी मेहनत से आती थीं,
जिसके लिए केवल भाग्य की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि शक्तिशाली पूर्वजों की भी आवश्यकता थी। सांगवान परिवार की वंशावली बहुत लंबी नहीं थी, और यह कहा जाना चाहिए कि सांगवान हुयू के भाग्य में भाग्य ने एक बड़ा हिस्सा निभाया। यह उल्लेख नहीं करना कि सांगवान परिवार की हाल की 4 से 5 पीढ़ियों में परिवार के मुखिया सांगवान जी के अलावा, जिन्होंने नाड़ी अशिंग क्षेत्र में तोड़ने और आध्यात्मिक श्रेणी 3 क्षेत्रों तक पहुंचने पर एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय किया था, सांगवान परिवार कबीले के किसी अन्य सदस्य को ऐसा भाग्य नहीं मिला था। अगर सांगवान हुयू वास्तव में नाड़ी प्रवेश क्षेत्र में एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने की प्रतिभा के साथ युवान शर्मा को हराता है, तो सांगवान परिवार के भविष्य के परिवार के मुखिया का पद निस्संदेह उसका है, और उसकी उपलब्धियां सांगवान जी को भी पार कर सकती हैं। युवान शर्मा के दिमाग में चल रहे अनगिनत विचारों को एक तरफ रखते हुए, सांगवान हुयू, जिसकी नाड़ी ऊर्जा नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम तक बढ़ गई थी, उसके चेहरे पर विजयी संतुष्टि थी क्योंकि वह जोर से हंसा। युवान शर्मा, उम्मीद नहीं थी कि मैं पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करूंगा, है ना? ओह, ये सही है। तुम्हारे तुच्छ अनुभव के साथ तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि पूर्वज नाड़ी क्या है ना? सबसे पहले सांगवान हुयू ने एक जोरदार हंसी छोड़ी और फिर उसके चेहरे पर तिरस्कार का एक रूप दिखाई दिया। वास्तव में, जैसा कि उसने कहा, अपनी याद में युवान शर्मा हमेशा एक एकांत आंगन में रहा था। उसकी गतिविधियों की सबसे बड़ी सीमा सांगवान परिवार तक सीमित थी। शायद उसने वास्तव में पूर्वज नाड़ी जैसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। सांगवान हुयू के दिमाग में ये तथ्य कि युवान शर्मा आज इस मंच पर उसके साथ खड़ा हो सकता था, केवल उस खजाने के कारण था जिसे उसने सर्पघोंसले से प्राप्त किया था। ऐसा एक पार बैनू कैसे संभवतः उसकी तुलना कर सकता है? जैसे ही सांगवान परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर ने एक जोरदार हंसी छोड़ी, युवान शर्मा ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन नीचे सांगवान परिवार कबीले के सदस्य तुरंत एक हंगामे में फट गए। युवान शर्मा की तुलना में वे उन लोगों की तरह थे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी। वास्तविकता ये थी कि कोई भी साधक जो नाड़ी ऊर्जा की साधना शुरू करता था, उसे अपने परिवार या शिक्षकों द्वारा पूर्वज नाड़ियों के बारे में सूचित किया जाएगा, क्योंकि सिद्धांत रूप में हर साधक के पास एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने का अवसर था। हालांकि स्थितियां कुछ हद तक कठोर थीं, और एक गहन विरासत के बिना एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करना आमतौर पर असंभव था। यहां तक कि हजारों वर्षों की विरासत वाले कुछ विशाल परिवार भी एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने में विफल हो सकते हैं। पूरे सांगवान परिवार में पहले केवल परिवार के मुखिया सांगवान जी ने एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय किया था। इसके अतिरिक्त ये नाड़ी अशिंग क्षेत्र में उनके सफलता के दौरान और आध्यात्मिक श्रेणी 3 क्षेत्रों की प्राप्ति के दौरान था, जिसने पहले ही सांगवान परिवार के योद्धाओं की पिछली पीढ़ी के बीच बहुत खुशी पैदा कर दी थी। इस प्रकार उन्हें इस पीढ़ी के परिवार के मुखिया का पद दिया गया था। और अब सांगवान हुयू ने नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के स्तर पर रहते हुए एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय कर दिया था, जो अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय था, शायद सांगवान परिवार के लिए एक आसन वृद्धि का संकेत दे रहा था। सांगवान परिवार के सभी कबीले सदस्यों की आंखों में एक उग्र और ईर्ष्यालु रूप था, खासकर सांगवान हुएफेंग, जिसकी नज़र यानचेंग, नश्वर श्रेणी उन्नत नाड़ी परिष्करण मास्टर पर चली गई थी। सांगवान हुएफेंग ने खुद से सोचा कि इस मामले के सुलझने के बाद उसे अपने दादा को उस अस्तित्व की तलाश करने के लिए कहना होगा। शायद वह भी एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय कर सकता था। कम से कम वह साधना में एक छोटी दायरे में वृद्धि प्राप्त कर सकता था, जैसे सांगवान हुयू ने किया था। उत्तरी कुर्सियों में बैठे सांगवान जी और सांगवान इंग जैसे लोगों के लिए वे पहले से ही परिणाम से अवगत थे, इसलिए उनके दिल अधिक प्रत्याशा से भरे थे। युवान शर्मा के हैरान और हताश अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे अभी अभी ऊपरी हाथ मिला था, जल्द ही प्रकट होगा। लेकिन तथ्य ये था कि सांगवान जी और अन्य सभी निराश थे। हालांकि सांगवान हुयू ने एक पूर्वज नाड़ी को सक्रिय कर दिया था और अपनी नाड़ी ऊर्जा साधना को नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम तक बढ़ा दिया था, युवान शर्मा का चेहरा पहले की तरह शांत रहा। सांगवान हुयू की स्थिति से बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रहा था। युवान शर्मा की ऐसी प्रतिक्रिया ने न केवल सांगवान जी और सांगवान इंग को आश्चर्यचकित किया, बल्कि मंच पर सांगवान हुयू को भी बहुत असंतुष्ट किया। ये वह स्क्रिप्ट नहीं थी जो उसके दिमाग में थी। असंतुष्ट सांगवान हुयू ने फिर अगले पल ठंडे ढंग से बात की, युवान शर्मा, मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। बस अब हार मान लो, मेरे पास आओ और 3 बार दंडवत करो। शायद मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूं। एक सक्रिय पूर्वज नाड़ी और नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम पर परिणामी पदोन्नति के साथ सांगवान हुयू में वास्तव में ऐसे शब्दों को कहने का आत्मविश्वास था। इसके अलावा उसके विचार में कोई भी व्यक्ति जो अस्तित्व पर उत्सुक था, वह सही विकल्प बनाएगा। कभी कभी गरिमा को वास्तव में किसी के अपने जीवन की तुलना में उपेक्षित किया जा सकता है। आखिरकार जब एक व्यक्ति मर जाता है तो सब कुछ खो जाता है। जिंदा रहना कम से कम वापसी करने का एक पतला मौका प्रदान करता है। फिर भी युवान शर्मा ऐसी शर्त को कैसे स्वीकार कर सकता था?
यहाँ तक कि नाड़ी प्रवेश क्षेत्र का चरम सांगवान हुईयू भी उसे निराशा और पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि वह पार्थिव युद्ध देव है, वह अद्वितीय युद्ध देवता जिसने एक बार 9 स्तरित अजगर बादल के अनगिनत शीर्ष योद्धाओं को अपने नाम के मात्र उल्लेख पर पीला कर दिया था। टस्क बस एक महत्वहीन 3 इंच की पूर्वज नाड़ी, और तुम इस पर इतने गर्वित हो। तुमने वास्तव में दुनिया नहीं देखी है। सांगवान हुईयू के बात खत्म करने के बाद युवान शर्मा ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसके द्वारा बोले गए शब्दों ने न केवल तुरंत सांगवान हुईयू के चेहरे को काला कर दिया, बल्कि नीचे सभी सांगवान परिवार के कबीले लोगों को भी नाखुश कर दिया। वह एक पूर्वज नाड़ी है। क्या ऐसी चीज को वास्तव में बस और महत्वहीन जैसे शब्दों के साथ वर्णित किया जा सकता है? 100 से अधिक लोगों के पूरे सांगवान परिवार में केवल 2 ने पूर्वज नाड़ियों को सक्रिय किया है। क्या तुम, युवान शर्मा, पूर्वज नाड़ियों को गोभी की तरह मानते हो? इस क्षण में अधिकांश सांगवान परिवार के कबीले लोगों का मानना था कि युवान शर्मा बस ब्लफ कर रहा था। इस तरह की खट्टे अंगूर की मानसिकता वास्तव में उनके पास भी थी, ये युवान शर्मा की तरह स्पष्ट नहीं थी। उन शब्दों के साथ सांगवान हुईयू की आखिरी बिट की धैर्य आखिरकार दूर हो गई और उसने ठंडे ढंग से चिल्लाया, चूंकि तुम पूर्वज नाड़ी को नीचा देखते हो, तो ये युवा मास्टर तुम्हें पूर्वज नाड़ी की सच्ची शक्ति का गवाह बनने देगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सांगवान हुईयू से अचानक नाड़ी ऊर्जा का एक उछाल फट गया, जो पहले की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली था। ये नाड़ी प्रवेश क्षेत्र साधना के चरम का वास्तविक स्रोत था, जो पहले के सांगवान हुईयू के विपरीत पूरी तरह से था। जब सांगवान हुईयू के शरीर से नाड़ी ऊर्जा निकली, तो सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि सांगवान परिवार के महान युवा मास्टर की हथेलियां उस क्षण जेट ब्लैक हो गईं। केवल उसके दाहिने हाथ के पीछे की नीली पूर्वज नाड़ी और भी अधिक दिखाई दी। काली सोने की हथेली, सोना तोड़ना, जेड काटना। सांगवान हुईयू के मुंह से एक गहरी चिल्लाहट आई और इस हथेली नाड़ी तकनीक का नाम सुनकर कई सांगवान परिवार के कबीले लोगों ने फिर से गास्प, क्योंकि वे सभी इस तकनीक से बहुत परिचित थे। ये वास्तव में काली सोने की हथेली है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि परिवार के मुखिया भाई हुईयू को यह नाड़ी तकनीक देंगे। वह एक निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इसे सीख सकता। पफ, एक निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक। तुम्हें इसे सीखना शुरू करने के लिए नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र में होना होगा। अगर तुम इसे मजबूर करने की कोशिश करते हो, तो मुझे डर है कि तुम्हारी हाथ की नाड़ियां तुरंत कट जाएंगी। तो भाई हुईयू इसे क्यों अभ्यास कर सकते हैं? हे, क्या ये सब उस पूर्वज नाड़ी के लिए धन्यवाद नहीं है? मंच के नीचे से चर्चा की फुसफुसाहट उठी, उनके स्वर में सदमे और ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि सांगवान हुईयू द्वारा इस बिंदु पर प्रदर्शित नाड़ी तकनीक निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी तक पहुंच गई थी। आमतौर पर बोलते हुए, एक निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक नाड़ी अशिंग क्षेत्र में चिकित्सकों के लिए साधना करने के लिए सबसे उपयुक्त है, और केवल आध्यात्मिक श्रेणी के तीसरे क्षेत्र में वाले लोग एक आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक के साथ महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नाड़ी एकत्रीकरण क्षेत्र साधकों के लिए वे निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीकों का भी अभ्यास कर सकते थे, लेकिन वे अधिक से अधिक मामूली सफलता तक पहुंच सकते थे और पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकते थे। तो सांगवान हुईयू नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम पर एक निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक का भी अभ्यास क्यों कर सकता था? जैसा कि उस सांगवान परिवार के सदस्य ने कहा, ये सक्रिय पूर्वज नाड़ी के आशीर्वाद के कारण था। इस पूर्वज नाड़ी के बिना शायद सांगवान हुईयू उन साधारण नाड़ी प्रवेश क्षेत्र साधकों की तरह समाप्त हो गया होता, जिनकी हथेली की नाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थीं। जो भी हो, सांगवान हुईयू जोयान चेंग की मदद से पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने में सफल रहा, सांगवान परिवार में सबसे चमकदार व्यक्ति बन गया है। सांगवान परिवार के भविष्य के स्तंभ हो सकने वाली ऐसी एक प्रतिभा के लिए सांगवान जी परिवार के मुखिया स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होंगे, निश्चित रूप से उसकी ओर विभिन्न संसाधनों को मोड़ देंगे। इस प्रकार इस क्षण में जब सांगवान परिवार द्वारा इस निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी हथेली नाड़ी तकनीक का प्रदर्शन किया गया, तो यह नश्वर श्रेणी उन्नत वज्रभुजा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या युवान शर्मा अभी भी इसे पहले की तरह आसानी से रोक सकता था? निम्न स्तर आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक लड़ाई। सांगवान हुईयू की हथेलियां इस बिंदु पर वास्तविक काले सोने के समान हो गई थीं। वास्तव में उसने इस निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक के साथ महान सफलता हासिल नहीं की थी, मामूली सफलता के करीब भी नहीं। आखिरकार जब से उसने अपनी वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए पूर्वज नाड़ी को सक्रिय किया था, तब से 10 दिन से भी कम समय बीत चुका था। लेकिन सांगवान हुईयू में पूर्ण आत्मविश्वास था। नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम की अपनी ताकत और पूर्वज नाड़ी के बढ़ावा के साथ, भले ही उसके द्वारा निष्पादित निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं थी, ये निश्चित रूप से युवान शर्मा को अपनी हथेली के नीचे काट सकती थी, जैसा कि उसने सोना तोड़ना जेड काटना घोषित किया था। युवान शर्मा की ओर ऊर्जा की एक जोरदार लहर बढ़ गई। आखिरकार वह सांगवान हुईयू से 2 छोटे दायरे पीछे था।
अगर उन्हें वास्तव में नाड़ी ऊर्जा के स्तरों की तुलना करनी थी तो प्राचीन अजगर टैमिंग तकनीक से खेती की गई ऊर्जा भी अपर्याप्त साबित हो सकती थी। इस प्रकार युवान शर्मा जानता था कि उसे कुछ रणनीति का उपयोग करना होगा, लेकिन ऐसी भीड़ की उपस्थिति में वह बहुत जल्दी यह प्रकट नहीं करना चाहता था कि उसके पास भी पूर्वज नाड़ी थी, खासकर जब सांगवान परिवार के सदस्य कोई अच्छे लोग नहीं थे। अपने पिछले जीवन में पूर्व पार्थिव युद्ध देव के रूप में युवान शर्मा की याद में नाड़ी तकनीकों की संख्या निश्चित रूप से छोटे सांगवान परिवार की तुलना में अधिक थी। ये सिर्फ इतना था कि वह वर्तमान में कुछ उच्च श्रेणी की नाड़ी तकनीकों का अभ्यास करने में असमर्थ था। जैसा कि सांगवान परिवार के सदस्य ने पहले कहा था, अगर कोई पर्याप्त नाड़ी ऊर्जा समर्थन के बिना बहुत उन्नत नाड़ी तकनीकों का जबरन अभ्यास करता है तो इससे किसी की नाड़ियों का विनाश और मृत्यु हो जाएगी। इन 7 दिनों के दौरान युवान शर्मा ने न केवल अपनी नाड़ी ऊर्जा साधना को नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ाया बल्कि कई निम्न रैंक नाड़ी तकनीकों से भी परिचित हो गया, जिनमें से एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी तक पहुंच गई थी। चूंकि सांगवान परिवार का युवा मास्टर सांगवान हुयू निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीकों का अभ्यास करने के लिए पूर्वज नाड़ी के 3 इंच पर भरोसा कर सकता था, तो युवान शर्मा अपनी मजबूत पूर्वज नाड़ी के समर्थन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एक पल की हिचकिचाहट के बिना युवान शर्मा ने अपने दोनों हाथों की फोर और मध्य उंगलियों को एक साथ लाया, जिससे रक्त लाल रंग का एक संकेत निकला। फिर उसने सीधे सांगवान हुयू की हथेलियों की ओर जोर दिया। फिर से उस चाल का उपयोग कर रहा है। युवान शर्मा की कार्रवाई को देखकर सांगवान हुयू ने उपहास किया, ये सोचते हुए कि युवान शर्मा अपनी पुरानी चालों को दोहरा रहा था, अपनी हथेलियों में एक्यूपॉइंट्स पर फक्स्यू तकनीक के साथ हमला करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि सांगवान हुयू, जिसने एक बार फक्स्यू तकनीक से एक नुकसान उठाया था, इस बार चकमा नहीं दिया क्योंकि वह एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक का उपयोग कर रहा था जो अपनी हथेलियों को काले सोने की तरह मजबूत कर सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इसे कैसे देखा, युवान शर्मा की नाड़ी ऊर्जा साधना केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में थी। इन दो छोटे दायरों के बीच की खाई को पाटना मुश्किल था, एक ऐसे निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक के हमले के तहत उल्लेख नहीं करना। सांगवान हुयू के पास यह मानने का हर कारण था कि भले ही युवान शर्मा की फिक्स्यू तकनीक सरल थी, शक्तिशाली नाड़ी ऊर्जा के समर्थन के बिना वह अपनी काली सोने की हथेली को तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। वास्तव में यह अत्यधिक संभावना थी कि युवान शर्मा की 4 उंगलियां काली सोने की हथेली के हमले के तहत चकनाचूर हो जाएंगी। ये भी सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान जी का विचार था, जो उत्तर में बैठे थे। वह निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक उसका हस्ताक्षर कौशल था। कई मौकों पर नाड़ी अशिंग क्षेत्र में साधक इस चाल से घायल हो गए थे। हालांकि आगे जो हुआ उसने इन सांगवान परिवार के शासकों की आंखों को लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकाल दिया। सांगवान इंग भी अपनी सीट से खड़ा हो गया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। टक्कर, धातु के टकराने जैसी एक आवाज निकली क्योंकि युवान शर्मा की फोर और मध्य उंगलियों ने सांगवान हुयू की हथेलियों के केंद्र में सटीक रूप से पोक किया। उंगलियों के अनुमानित टूटने नहीं हुआ, इसके बजाय एक क्षणिक गतिरोध था। इस क्षण में सांगवान जी और यान चेंग जैसे पर्यवेक्षक बता सकते थे कि युवान शर्मा जो तकनीक का उपयोग कर रहा था वह केवल साधारण फिक्स्यू तकनीक नहीं थी, बल्कि एक दुर्जेय नाड़ी तकनीक भी थी। किस तरह की नाड़ी तकनीक नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में एक साधक को सांगवान हुयू के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे सकती थी, जो नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम पर था और यहां तक कि पूर्वज नाड़ी भी रखता था। इस दृष्टिकोण से सांगवान जी और अन्य लोगों के पास यह मानने का हर कारण था कि युवान शर्मा जो उंगली तकनीक का उपयोग कर रहा था वह निश्चित रूप से एक नाड़ी कौशल था और एक ऐसा जो काली सोने की हथेली की तुलना में ग्रेड में कम नहीं था। ये बच्चा युवान शर्मा एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक कैसे रख सकता है? खड़े सांगवान इंग ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जैसा कि उसने बात की, सांगवान जी की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी, यहाँ तक कि उसके बगल में यान चेंग के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करने के लिए अपना सिर भी घुमा दिया। जैसे कि सांगवान जी की पूछताछ करने वाली नज़र को देखते हुए यान चेंग ने सिर हिलाने में संकोच नहीं किया और आह भरी, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो युवान शर्मा जो नाड़ी तकनीक का उपयोग कर रहा है वह शायद केवल निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नहीं है। क्या? यहाँ तक कि सांगवान परिवार के मुखिया सांगवान ली के अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव आया। इस बीच उसने यान चेंग को यह समझाते हुए सुना, युवान शर्मा की नाड़ी ऊर्जा साधना केवल नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण में है, जबकि हुयू की साधना नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम पर है और उसके पास एक पूर्वज नाड़ी भी है। ऐसी असमानता के बावजूद इन कुछ क्षणों के लिए रोकने में सक्षम होने के लिए टीएस। यान चेंग ने अपने शब्दों को पूरा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उपस्थित कुछ लोग कोई पशुपति नहीं थे। उन्हें उसकी व्याख्या से कुछ चीज़ों का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। इस क्षण में उसने युवान शर्मा नाम के उस युवा व्यक्ति में थोड़ी दिलचस्पी विकसित की थी। आखिरकार सांगवान इंग सांगवान परिवार की दूसरी पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट था।
उसने पहले ही अपने मन को शांत कर लिया था और दो लोगों को देखा जो अभी भी मंच पर गतिरोध में थे। अचानक वह मुड़ा और कहा, पिता, युवान शर्मा की शक्तिशाली नाड़ी तकनीकें। क्या ये हो सकती है? मुझे पता है। सांगवान इंग ने बात खत्म नहीं की थी जब उसे सांगवान जी द्वारा सीधे बाधित किया गया था, जिसने यान चेंग को एक तरफ खड़े होकर विचारशील बना दिया। उसने चुपचाप ध्यान दिया कि सांगवान परिवार के ये लोग वास्तव में चालाक थे, खुद जैसे एक बाहरी व्यक्ति को कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे थे। सांगवान जी की पुरानी आंखों में तीव्र गर्मी और लालच की एक चमक चमक गई। उसी समय उसने अपना मन बना लिया कि एक बार जब मंच पर प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से तुरंत सर्प घोंसले का दौरा करेगा ताकि ये देखा जा सके कि कोई खजाना बचा था या नहीं। हाँ, सांगवान जी और उसके बेटे दोनों का मानना था कि युवान शर्मा की सफलता और निम्न रैंक आध्यात्मिक नाड़ी तकनीकों को पार करने वाली तकनीकों को करने की उसकी क्षमता सर्प घोंसले के भीतर की गई कुछ खोजों से हुई होगी। किसी को पता होना चाहिए कि सांगवान जी, सांगवान परिवार के मुखिया द्वारा अभ्यास की गई साधना तकनीकें और नाड़ी तकनीकें भी शायद ही आध्यात्मिक ग्रेड के निम्न रैंक पर थीं। अब युवान शर्मा अपनी आकस्मिक चालों के साथ उस स्तर को पार करने वाली नाड़ी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा था जिसने सांगवान जी को असंतुलित महसूस कराया और उसके भीतर एक तीव्र गर्म प्रत्याशा को प्रज्वलित किया। वास्तव में सांगवान जी और यान चेंग दोनों गलत थे। इस क्षण में युवान शर्मा द्वारा प्रदर्शित उंगली तकनीक नाड़ी कौशल वास्तव में केवल एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी तकनीक थी। हालांकि नौस्तरित अजगर बादल का निम्न रैंक वास्तव में छिपे हुए अजगर महाद्वीप के निचले तल से उन लोगों की तुलना में कुछ हद तक मजबूत था। हालांकि यह भी एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी कौशल था। वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि युवान शर्मा नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के मध्य चरण की अपनी साधना के साथ सांगवान हुयू के खिलाफ नुकसान में नहीं था, जो नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम पर था। इसके अलावा युवान शर्मा की 4 उंगलियों से उसकी हथेली में मारे जाने पर सांगवान हुयू ने बेहोश रूप से महसूस किया जैसे कि युवान शर्मा की उंगलियों से लगातार एक जलती हुई ऊर्जा निकल रही थी, जिससे वह बेहद असहज हो गया। मुझे विश्वास नहीं है। पूर्वज नाड़ी के सक्रिय होने के साथ मैं अभी भी तुमसे कैसे निपट नहीं सकता, तुम छोटे कमीने। ऐसा एक दृश्य सांगवान हुयू की मूल स्क्रिप्ट का हिस्सा कभी नहीं था और इसलिए उसका क्रोध एक पल में फट गया। युवान शर्मा से 2 छोटे दायरे ऊपर होने और एक सक्रिय पूर्वज नाड़ी के साथ अगर वह अभी भी युवान शर्मा के खिलाफ जीत नहीं सकता था तो यह उसके गौरव के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये देखकर कि अकेले निम्न स्तरीय आध्यात्मिक श्रेणी काली सोने की हथेली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ लग रही थी, सांगवान हुयू का चेहरा क्रूरता के साथ मुड़ गया। फिर उसके दाहिने हाथ पर हरे रंग की पूर्वज नाड़ी एक छोटे सांप की तरह उभरी। एक पूर्वज नाड़ी की भूमिका केवल एक साधारण तरीके से एक साधक की नाड़ी ऊर्जा को बढ़ाना नहीं था। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा प्रभाव पूर्वज नाड़ी की स्थिति में स्थित नाड़ी कौशल को शक्तिशाली रूप से बढ़ावा देना था। उदाहरण के लिए, सांगवान हुयू अपनी हथेलियों की जगह पर काली सोने की हथेली नामक एक निम्न रैंक आध्यात्मिक श्रेणी नाड़ी कौशल का उपयोग कर रहा था और उसकी पूर्वज नाड़ी भी उसके हाथ के पीछे थी। दोनों के साथ मिलकर काम करने से यह एक अप्रत्याशित प्रभाव पैदा कर सकता है। जैसे ही सांगवान हुयू के विचार दौड़ गए, उसने तुरंत पूर्वज नाड़ी की शक्ति को ट्रिगर किया। उसी समय युवान शर्मा ने सांगवान परिवार के युवा मास्टर की दाहिनी हथेली में शक्ति का एक बड़ा उछाल स्पष्ट रूप से महसूस किया, जो उसकी बाईं हथेली के विपरीत पूरी तरह से था। हालांकि युवान शर्मा का शस्त्रागार सिर्फ इतना तक सीमित नहीं था। यह महसूस करते हुए कि उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां अब पूर्वज नाड़ी द्वारा बूस्टेड काली सोने की हथेली का सामना नहीं कर सकती हैं, उसने कम विकल्प का विकल्प चुना और अपराध से रक्षा की ओर चला गया। और जब युवान शर्मा का बायां हाथ अपराध से रक्षा में बदल गया तो उसके दाहिने हाथ की 2 उंगलियों में शक्ति बढ़ गई। एक अद्भुत शक्ति चुपचाप लागू की गई थी, किसी को भी अज्ञात, अगले पल में एक बड़ी फसल काटने के लिए संभावित रूप से तैयार। एक अर्थ में सांगवान हुयू की दाहिनी हथेली में शक्ति में अचानक वृद्धि वास्तव में उसकी पूर्वज नाड़ी का परिणाम थी, जो अपनी शक्ति के सक्रियण को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे शरीर में नाड़ियों से ऊर्जा खींच रही थी। तो इस क्षण में जबकि सांगवान हुयू की दाहिनी हथेली में शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी, उसकी काली सोने की बाईं हथेली अपनी स्थिति की तुलना में कमजोर हो गई थी। इस प्रकार युवान शर्मा और सांगवान हुयू दोनों अब अपने दाहिने हाथों के साथ मजबूत थे और अपने बाएं हाथों के साथ कमजोर थे। अंतर यह था कि युवान शर्मा का दाहिना हाथ अभी भी पकड़े हुए था, लेकिन सांगवान हुयू के बाएं हाथ को तुरंत एक त्रासदी का सामना करना पड़ा। धिक्कार है। जब वह अदृश्य शक्ति युवान शर्मा से फट गई तो सांगवान हुयू तुरंत रंग बदल गया, जल्दी से अपनी बाईं हथेली को पीछे हटा लिया और यहां तक कि पूर्वज नाड़ी द्वारा बूस्टेड शक्ति लेदन दाहिनी हथेली के साथ हमला करना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपना हाथ वापस नहीं लिया तो वह अपनी दाहिनी हथेली को भी अलविदा कह सकता है। ये कहा जाना चाहिए कि सांगवान परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। ये पता चला कि उसका पीछे हटना वास्तव में समय पर था और यहां तक कि युवान शर्मा को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना निर्णायक होगा।
इसलिए इस उंगली ने जो प्रभाव हासिल किया वह उतना अच्छा नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। बदमाश। अपनी बाईं हथेली को पीछे हटाने के बाद सांगवान हुइयू ने केवल अपने हाथ की हथेली में एक जलता हुआ दर्द महसूस किया, जैसे कि इसे लकड़ी के कोयले से झुलसा दिया गया हो। जैसा कि उसने देखने के लिए अपना हाथ उठाया, उससे एक क्रोधित चिल्लाहट निकली जो उसके दिल में गहरी अत्यधिक क्रोध को प्रदर्शित करता था। रक्त शरण गोली। सांगवान हुइयू का गुस्से वाला गर्जन पूरे अखाड़ा हॉल में गूंज उठा, जिससे भव्य हॉल शांत हो गया और उसकी गर्जना और भी अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई। सांगवान परिवार के सभी सदस्य अपने सामने के दृश्य से डर गए थे, पूरी तरह से अनजान थे कि ऐसा क्यों हो रहा था। क्यों जो पक्ष प्रबल हो रहा था वह अभी भी युवान शर्मा था। अगर यह कुछ हद तक ट्रेसेबल था कि सांगवान हुइयू के नाड़ी प्रवेश क्षेत्र के चरम तक पहुंचने से पहले युवान शर्मा ने एक ऊपरी हाथ प्राप्त किया था, तो वर्तमान परिणाम उनकी समझ से परे था। सामान्य तौर पर समान स्तर की लड़ाई में पूर्वज नाड़ी रखने वाला पक्ष प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल देगा जिसमें इसकी कमी थी। यह अवधारणा प्रत्येक नाड़ी ऊर्जा साधक के दिल में गहराई से निहित और अमित थी। फिर भी आज यहाँ सांगवान परिवार के अखाड़ा हॉल में सांगवान परिवार के कई सदस्य अपनी कल्पना से कहीं अधिक एक चमत्कार का गवाह बने। युवान शर्मा सांगवान हुइयू के समान स्तर पर भी नहीं था, वह 2 छोटे उपक्षेत्रों से कम था। यहाँ तक कि उत्तरी सीट में सांगवान जी के लिए उसकी आंखों में लालच कुछ हद तक कम हो गया था, जिसे एक गहरे उदासी से बदल दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि स्थिति कुछ हद तक उसके नियंत्रण से भी बाहर थी। ईमानदार होने के लिए, यहाँ तक कि जब युवान शर्मा ने पहले कुछ ऊपरी हाथ प्राप्त किया था और यहाँ तक कि संभवतः आध्यात्मिक श्रेणी मध्यवर्ती नाड़ी तकनीकों का प्रदर्शन किया था, तो सांगवान जी ने कभी नहीं सोचा था कि सांगवान हुइयू हार जाएगा। आखिरकार वह सांगवान जी का परपोता था, एक सांगवान परिवार की प्रतिभा जिसमें आश्चर्यजनक प्रतिभा थी और पूर्वज नाड़ी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, जिसे सांगवान जी अब अपने जीवन से अधिक संजोते थे। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे वह देखने के लिए तैयार नहीं था। शुरू में यह मानते हुए कि सांगवान हुइयू पूर्वज नाड़ी की शक्ति के साथ आसानी से जीत जाएगा, सांगवान जी को अब लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, एक भावना जो उस नीच युवान शर्मा द्वारा लाई गई थी। सांगवान परिवार के मुखिया के रूप में सांगवान जी को वास्तव में सांगवान ली के लिए कुछ स्नेह था। आखिरकार उन वर्षों में सांगवान ली के पिता सांगवान जी के तीसरे बेटे में असाधारण प्रतिभा थी, जो सांगवान इंग और सांगवान ली से कहीं बेहतर थी। दुर्भाग्य से, जैसा कि प्रतिभा अक्सर ईर्ष्या को आमंत्रित करती है, सांगवान परिवार का वह तीसरा मास्टर अप्रत्याशित रूप से मर गया, सांगवान ली को छोड़ दिया, एक अनाथ लड़की जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा सांगवान परिवार के प्राथमिक और माध्यमिक परिवारों से दमन के साथ सांगवान ली धीरे धीरे सांगवान जी की दृष्टि से फीकी पड़ गई। खासकर जब सांगवान ली एक बार कई वर्षों के लिए चली गई और फिर कहीं से बच्चों की एक जोड़ी वापस लाई, तो सांगवान जी को लगा कि इस महिला ने सांगवान परिवार का चेहरा खो दिया है, जो पूरी तरह से अपमानजनक था। इस प्रकार सांगवान ली की तुलना में सांगवान जी को युवान शर्मा और उसकी बहन के प्रति गहरी नफरत थी। अब युवान शर्मा को अपने सबसे प्रिय परपोते को भी दबाते हुए देखकर उसके भीतर एक हत्यारा इरादा बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, मणिकुंभ संप्रदाय का वह बाहरी शिष्य स्लॉट हुइयू को जाना चाहिए। जैसे ही विचार उसके दिमाग में आया, सांगवान जी ने यान चेंग को देखने के लिए मुड़ गया, जो अभी भी उदासीन लग रहा था। जब उसने उन शब्दों को बोला तो उस उन्नत नश्वर श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर ने आखिरकार अपनी आंखें घुमा लीं। परिवार के मुखिया सांगवान जी, क्या तुम ये करने के लिए निश्चित हो? मुझे तुम्हें चेतावनी नहीं देने के लिए दोष मत देना, अगर तुम वास्तव में ऐसा करते हो तो मैं भी परिणामों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यान चेंग का अभिव्यक्ति उस क्षण कुछ हद तक गंभीर हो गया, जो सलाह देने के साथ साथ चेतावनी भी दे रहा था। यान चेंग के शब्दों ने सांगवान जी की आंखों को संघर्ष का एक संकेत दिखाया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना मन बना लिया था और एक गहरी आवाज में कहा, जब तक वह मणिकुंभ संप्रदाय में शामिल हो सकता है, भले ही इसका मतलब कुछ साधना और नींव का त्याग करना हो, क्या फर्क पड़ता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस नीच युवान शर्मा को मणिकुंभ संप्रदाय में प्रवेश नहीं करने देना है। हाँ, मेरा मानना है कि हुइयू सही विकल्प बनाएगा। अपने पिता के शब्दों को सुनकर सांगवान इंग, जिसने अपना सिर वापस घुमाया, में भी कुछ हद तक भयंकर रूप था, लेकिन अपने पिता के फैसले पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। ये देखकर कि सांगवान परिवार के दोनों प्रमुख निर्णय निर्माताओं ने अपना मन बना लिया था, यान चेंग ने अब उन्हें और राजी नहीं किया। आखिरकार एक उन्नत नश्वर श्रेणी नाड़ी परिष्करण मास्टर के रूप में सांगवान परिवार के उन युवा सदस्यों का जीना या मरना उसकी चिंता नहीं थी। वास्तव में अगर इस बार सांगवान जी ने महत्वपूर्ण कीमत की पेशकश नहीं की होती, तो यान चेंग एक युवा सांगवान परिवार की प्रतिभा पर नाड़ी परिष्करण तकनीक करने के लिए इस मामूली सांगवान परिवार में हजारों मील की यात्रा क्यों करता? अखाड़ा के नीचे सांगवान परिवार के सदस्यों के विचार युवान शर्मा के लिए अज्ञात थे, जो वर्तमान में आत्मविश्वास में था।
उसने माना कि सांगवान हुइयू ने ज़्यादातर अपने तरीकों को समाप्त कर दिया था, और हालांकि वह इस बार उसे अक्षम करने में कामयाब नहीं हुआ था, वह बस कुछ और दौरों के भीतर जीत को सुरक्षित कर सकता था। हम